Okay. Hello students, I am Safiya Khan. Welcome in Digital Classes. आज हम पढ़ेंगे English Supplementary Reader for Class 11th Snapshot Book का Lesson First, जिसका नाम है The Summer of the Beautiful White Horse. स्टूडेंट्स, यहाँ सबसे पहले हम टाइटल को समझेंगे, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। मीन्स यहाँ एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के बारे में बताया गया है कि गर्मियों में ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स की एक घटना है जिसके बारे में यहाँ नरेटर हमें बताएंगे। इसको लिखा है विलियम सेरेन ने। इसके राइटर हैं विलियम सेरेन। This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. This story is about two poor Armenian boys. तो ये स्टोरी किनके बारे में है? दो लड़कों की स्टोरी है जो कि आर्मेनियन है। इसमें से एक छोटा है, एक 9 ईयर ओल्ड है जिसका नाम है अरम, और दूसरा है मुराद। ये दोनों कजिन्स हैं। यहाँ जो अरम है वही हमारी स्टोरी का नरेटर है, जिसने नरेट की स्टोरी हमारे राइटर को, और विलियम सेरेन ने फिर इस स्टोरी को लिखा। तो यहाँ हम देखेंगे कि आर्मेनिया क्या है। क्योंकि ये दोनों आर्मेनियन बॉयज हैं, तो आर्मेनिया एक कंट्री है, जैसे हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया के रहने वालों को इंडियन कहा जाता है, उसी तरह ये आर्मेनिया है और आर्मेनिया के रहने वालों को आर्मेनियन कहा जाता है। ये कंट्री एशिया कॉन्टिनेंट में है और देखिए वर्ल्ड मैप में हम आर्मेनिया को देख सकते हैं। तो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई कंट्री है। इसके चारों तरफ लेक्स हैं, रिवर्स हैं, और इसका नेबर कंट्री है टर्की। तो आइए पढ़ते हैं स्टोरी को। One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. One day back means ये कब की बात है? ये ओल्ड डेज की बात है जबकि अरम 9 साल का था। ये तब की बात है, और जब कि वो 9 साल का था मीन्स ये बचपन का वक्त था। और बचपन का जो टाइम होता है वो ऐसा टाइम होता है जब हर चीज़ कैसी होती है, फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। मीन्स ये एक सपनों की दुनिया होती है, एक कल्पना की दुनिया होती है, जहाँ इम्प्रेसिव, मैग्निफिसेंस मीन्स इम्प्रेसिव करने वाली चीज़ें, कल्पनाएं हमारी लाइफ में होती हैं। और लाइफ कैसी होती है? डिलाइटफुल होती है, काफ़ी आनंददायक होती है, और इसमें काफ़ी मिस्टीरियस ड्रीम्स होते हैं, यानी कि बड़े ही दिलचस्प और रहस्यमय सपने आते हैं हमें।
तो माय कजिन मुराद, यहाँ आरम कहता है कि मेरा कजिन मुराद, जिसको कहा जाता है क्या, क्रेजी, उसको क्रेजी कहा जाता था बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, यानी कि जो भी जानता था मुराद को, वो कहता था कि जो मुराद है वो बड़ा ही क्रेजी है। क्योंकि क्रेजी इसलिए कहा जाता था कि वो अजीब अजीब हरकतें करता था, उसके शौक बड़े ही निराले होते थे। केम टू माई हाउस, आरम के घर पे वो पहुंचा कब, 8:04 in the morning, सुबह के 4 बजे वो आरम के घर पर पहुंचता है और उसको जगाता है। टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और आरम के रूम की विंडो पर टैप करता है, नॉक करता है, उसको खटखटाता है। आरम, ही सेड, मुराद कहता है, आरम, आई जंप आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। और आरम क्या करता है, जब मुराद उसको आवाज देता है तो आरम जंप करता है, एकदम अपने बेड पर से उछल पड़ता है। वो खिड़की के बाहर देखता है। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ, और वो विश्वास नहीं कर पाता कि वो क्या देख रहा है। तो यहाँ पिक्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ एक बचपन का जो टाइम होता है, जो इमेजिनरी होता है, जहाँ कल्पनाएं होती हैं, सपने होते हैं, उस टाइप का इमेज है कि आरम कैसे सपने देखा करता था। वो अपने सपनों में घोड़े को अक्सर देखा करता था। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जब मुराद ने आवाज दी आरम को, तो आरम ने खिड़की के बाहर देखा। It was not morning yet, but it was summer, and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming. अभी सुबह नहीं हुई थी, लेकिन ये गर्मियों का मौसम था और सुबह होने में कुछ ही मिनट बाकी थे संसार के इस कोने पर जहाँ की आरम और मुराद रहा करते थे। लेकिन इतनी लाइट तो थी कि आरम ये जान पाता कि वो कोई सपना नहीं देख रहा, बल्कि ये हकीकत है कि मुराद घोड़े पर बैठा हुआ है। My cousin मुराद was sitting on a beautiful white horse. मेरा कजिन मुराद एक ब्यूटीफुल, बड़े ही खूबसूरत से घोड़े पर बैठा हुआ था। Yes, he said in Armenian. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. आरम ने अपना सर निकाला विंडो के बाहर और अपनी आंखों को रगड़ा। Yes, he said in Armenian, it is a horse. मुराद ने कहा yes. मुराद ने आर्मेनियन भाषा में कहा कि यस, ये क्या है, ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ यू वॉन्ट टू राइड, जल्दी करो अगर तुम्हें घोड़े पर घुड़सवारी करनी है। I know my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. यहाँ आरम कहता है कि ये तो मैं जानता था कि मेरा भाई जो मुराद है वो एंजॉय करता था जिंदगी को किसी भी इंसान से जो कि इस दुनिया में पैदा हुआ हो, लेकिन ये तो मेरी कल्पना से भी ज्यादा था, ये मेरी उम्मीद से कहीं गुना ज्यादा था कि मैं यकीन कर पाता इस बात पर कि वो ऐसा भी कर सकता है कि वो किसी घोड़े पर बैठकर भी आ सकता है। In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been longings to ride. तो यहाँ आरम कहता है
कि मेरी सबसे पहली जो यादें हैं वो घोड़े की यादें हैं। यानी कि मेरी यादों में अक्सर कौन आया करता था या मेरे सपनों में कौन आया करता था? घोड़ा। और मेरी जो लॉन्गिंग्स थी, यानी कि मेरी जो इच्छाएं थी, मेरी क्या चाहत थी कि मैं घुड़सवारी करूं। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। और ये उसी का एक हिस्सा था जो अभी मैं देख रहा था। यानी कि मैं मुराद को घोड़े पर बैठा हुआ देख रहा था। ये तो मेरी जिंदगी की सबसे पहली इच्छा थी। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। लेकिन दूसरी बात ये थी कि हम गरीब थे। दिस वॉज अ पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सो। और ये वो हिस्सा था, यानी कि हमारी गरीबी, जिसकी वजह से मैं यकीन नहीं कर सकता था, जो इजाज़त नहीं दे रही थी मुझे इस बात को बिलीव करने की कि मैं जो देख रहा हूँ वो सच है। यानी कि मुराद घोड़े पर बैठा है। वी वर पुअर। हम गरीब थे, मीन्स हम आर्मेनियन लोग थे और हम गरीब थे। वी हैड नो मनी। हमारे पास पैसा नहीं था। आर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन। पॉवर्टी स्ट्राइकन मीन्स वेरी पुअर, बहुत ज़्यादा गरीब। तो हमारा जो पूरा कबीला था, कबीला कहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में जो लोग बसावट करते हैं और जो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन माइग्रेट भी करते रहते हैं इस जगह से। यानी कि अपने कबीले को लेकर ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो एक तरह से ये टेम्परेरी बसावट होती है। आर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन। हमारा पूरा कबीला जो था वो कैसा था? बहुत ज़्यादा, यानी कि बेहद गरीब था। एवरी ब्रांच ऑफ द गारोग्लेनियन फैमिली was living in the most amazing and comical poverty in the world. Every branch, यानी कि जो गारोग्लेनियन फैमिली है, ये नाम है कबीले का। जो अभी हमने ट्राइब के बारे में बात की ऊपर, आर्मेनियन ट्राइब है ये। और वहाँ पर जो कबीले का नाम है गारोग्लेनियन। तो हर कबीले का अपना पर्टिकुलर नाम होता था। तो इसकी जितनी भी ब्रांचेस थी वो सब कैसी थी? अमेजिंग, यानी कि चौंका देने वाली गरीबी थी। चौंका देने वाली गरीबी में ये लोग जी रहे थे। एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। कॉमिकल क्यों कहा जाता था? Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old man of the family. इसलिए कहा जाता था इसको कॉमिकल, क्योंकि कोई इस बात को नहीं समझ पाता था कि आखिर हम लोगों के पास पेट भरने को पैसा नहीं था, फिर भी हमारा पेट कैसे भर जाता था। आखिर क्या रिसोर्सेस थे, आखिर क्या तरीका था हम लोगों का कि कैसे हमारा पेट भर जाता था कि घर के बच्चे से लेकर बूढ़ा तक पेट भर के खाना खा के सोता था। तो सब ताज्जुब करते थे कि अरे वाह, इनका काम अच्छा है, इनका पेट कितनी आसानी से भर जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, दो we were famous for our honesty. We had been famous for our honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. तो ख़ास बात ये थी हमारे कबीले की कि हम लोग बहुत ही ईमानदार थे और अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। और हमारी ईमानदारी कब से चली आ रही थी? 11 सेंचुरीज से, मीन्स 1100 साल से सारे संसार में हम लोग जाने जाते थे किस बात के लिए? अपनी ईमानदारी के लिए। We were proud first, honest next, and after that we believe in right and wrong. सबसे पहली चीज ये थी कि हम ईमानदारी के लिए जाने जाते थे और दूसरी बात ये कि हम बिलीव करते थे सही और गलत को, यानी कि सही को सही और गलत को गलत कहने में। तो हमेशा सही काम करना पसंद करते थे और गलत काम से बचना पसंद करते थे। None of us
would take advantage of anybody in the world, let alone steal. तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं था जो कभी दूसरे का लाभ उठाना चाहता हो या दूसरे का फायदा उठाना चाहता हो या मौका परस्त हो। तो चोरी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। Consequently, even though I could see the horse, so magnificent, even though I could smell it, so lovely, even though I could hear it breathing, so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family, asleep or awake. Because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. Consequently, परिणाम स्वरूप even though I could see the horse, हालांकि मैं देख सकता था घोड़े को, so magnificent मीन्स इतना इम्प्रेसिव था, इतना मुतासिर करने वाला था, इतना आकर्षक था। Even though I could smell it, हालांकि मैं उसकी खुशबू को सूंघ सकता था, so lovely इतनी प्यारी थी। Even though I could hear it breathing, हालांकि मैं उसकी सांसों को महसूस कर सकता था, सुन सकता था, so exciting जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरे अंदर जोश भरने वाली थी। I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me. मैं विश्वास ही नहीं कर सकता था कि घोड़े का कुछ लेना देना हो सकता था मेरे कजिन मुराद से या मुझसे, और with any of the other members of our family, या हमारी फैमिली के किसी भी मेंबर से, asleep और awake जो कि अभी सोया है या जाग चुका है। Because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा कजिन मुराद कभी भी हॉर्स नहीं खरीद सकता था, उसके पास इतने पैसे हो ही नहीं सकते थे। And if he couldn't have bought it, he must have stolen it. और अगर वो उसको खरीद नहीं सकता तो यकीनन उसने इसको चुराया होगा। And I refused to believe he had stolen it. और मैं मना करता हूँ, इनकार करता हूँ इस बात को मानने से कि मेरे कजिन ने, मुराद ने घोड़े को चुराया होगा, क्योंकि हम लोग चोरी कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो कभी झूठ भी नहीं बोल सकते। No member of the Garo Ghalanian family could be a thief. और हमारी फैमिली का, गारो घलेनियन फैमिली का कोई भी मेंबर कभी भी चोर नहीं हो सकता था। I stared first at my cousin and then at the horse. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. I stared. मैंने घूरा सबसे पहले तो मेरे कजिन को और फिर हॉर्स को, और मैंने पाया कि एक पवित्र सी शांति थी और एक ह्यूमर था इसके बीच में। इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड, ह्यूमर इसलिए क्योंकि एक तरफ तो ये चीज़ मुझे बड़ी खुशी दे रही थी कि मुराद घोड़े पर बैठा है और आज मैं घुड़सवारी करने वाला हूँ, और दूसरी तरफ मुझे ये डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुराद ने चोरी की हो। मुराद, I said, where did you steal this horse? आरम ने मुराद से पूछा कि मुराद तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया? Leap out of the window, he said, if you want to ride. It was true then. तो मुराद विंडो पर से उछला और बोला कि अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो ये सही है। He had stolen the horse, कि उसने घोड़ा चुराया है। तो मुराद कहता है कि अरे तुम्हें घुड़सवारी करना है अगर तो ठीक है, मैंने घोड़ा चुराया है। There was no question about it. अब इसके बारे में कोई सवाल नहीं। He had come to invite me to ride or not as I chose.
तो अब ये बात तो क्लियर हो गई कि उसने खुद नहीं कह दिया कि उसने घोड़ा चुराया है, तो बस वो तो मुझे लेने आया है। अगर मैं घुड़सवारी करना चाहता हूँ तो उसके साथ जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। अगर मुझे नहीं जाना तो ये मुझे चूज करना है। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. अब यहाँ मुराद अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कहता है कि चलो अच्छी बात है। मेरा मानना तो ये है कि अगर घोड़े को राइडिंग के लिए यानी घुड़सवारी के लिए कोई चुराता है तो उसको चोरी नहीं कहा जाएगा, जैसे कि हम पैसे की चोरी करते हैं। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, इसलिए मैं मानता हूँ कि ये चोरी नहीं है। इफ यू आर क्रेजी अबाउट horses the way my cousin Murad and I were, क्योंकि अगर आप किसी चीज के लिए क्रेजी हैं, जैसे कि किसी हॉर्स के लिए क्रेजी हैं आप, जैसे कि मेरा भाई मुराद और मैं घोड़े पर घुड़सवारी करने के लिए क्रेजी थे, तो अगर घुड़सवारी करने के लिए हॉर्स को चुरा लिया गया है तो ये चोरी नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ उसे घुड़सवारी करने के लिए लाया है। It was not stealing, okay? It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. यहाँ आरम कहता है कि अगर हम घोड़े को बेच दें तो कहा जाएगा कि ये चोरी है, जो कि हम कभी करेंगे नहीं। Let me put on some clothes, I said. तो आरम ने मुराद से कहा, अरे मुझे थोड़े से कपड़े पहनने दो, उसके बाद मैं आता हूँ। All right, he said, but hurry. तो मुराद कहता है ठीक है, लेकिन जल्दी करो। I leaped into my clothes, और मैंने जल्दी से कपड़े पहने। I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin मुराद। और मैं जल्दी से आंगन में कूदा विंडो से and leaped up onto the horse, और मैंने फट से मैं अपने कजिन मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। That year we lived at the edge of town on Walnut Avenues. Behind our house was the country, vineyard, orchards, irrigation ditches, and country roads. In less than 3 minutes we were on Olive Avenue, and then the horse began to trot. The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. I mean, he began to roar. That year we lived at the edge of town. अब चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्राइब्स जो होते हैं, जो कबीले होते हैं, वो अपनी जगह बदलते रहते हैं, तो यहाँ हरम कहता है कि डेट ईयर यानी उस साल हम कहाँ रह रहे थे। एज ऑफ द टाउन यानी कि कस्बा जो होता है, जो टाउन होता है, उसके किनारे पर यानी सबसे लास्ट में हम रहते थे। ऑन वालनट एवेन्यूज, तो एवेन्यूज कहा जाता है ऐसी रोड को जिसके दोनों किनारों पर ट्रीज लगी हुई हो। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि दोनों किनारों पर ट्रीज लगी हुई हैं, बीच में से एक रास्ता जा रहा है, इसी को कहा जाता है एवेन्यू। तो यहाँ हरम कहता है कि उन दिनों हम कहाँ रहा करते थे। That year we lived at the edge of the town on Walnut Avenues. Behind our house was the country, और हमारे घर के पीछे क्या था, गांव था, कंट्री थी, वाइन यार्ड अंगूर की बेलें थी, ऑर्चार्ड फलों के बाग थे, इरिगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स, यानी गांव की रोडें थी और इरिगेशन डिचेस थी। इरिगेशन डिचेस किसको कहा जाता है, ये देखिए यहाँ खेत के बीच में से
खुदाई करके एक रोड टाइप से बना दी जाती है, जहाँ पर वो काफ़ी गहरी होती है और वहाँ गड्ढों में यानी गहराई में पानी भर दिया जाता है और यहीं से खेतों में सिंचाई की जाती है। तो यहाँ डिचेस है, इसी को डिचेस कहते हैं। तो ये कहाँ थी? आराम और मुराद के घर के पीछे थी। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ओलिव एवेन्यूज। और 3 मिनट से भी कम का समय लगा होगा कि वो कहाँ पहुंच गए थे? वॉलनट एवेन्यूज पे। एवेन्यूज हमने देखा और समझा एवेन्यूज किसको कहा जाता है। तो इस तरीके की वॉलनट एवेन्यूज थी, जहाँ वो 3 मिनट से भी कम समय में पहुंच गए थे घोड़े पर बैठकर। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। और फिर हॉर्स क्या करने लगा? ट्रॉट करने लगा। मीन्स ट्रॉट करने को कहते हैं हम दुलकी मारना। दुलकी मारना मीन्स धीमी गति, धीमे धीमे से गति पकड़ लेना। तो धीमी धीमी चाल के बाद से क्या किया? घोड़े ने गति पकड़ ली, यानी कि स्पीड पकड़ ली। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। तो हवा कैसी थी? लवली थी, नई थी और सांस लेने में बड़ी अच्छी लग रही थी। सब कुछ नया सा था, क्योंकि एक नया एक्सपीरियंस था घोड़े पर बैठने का, घुड़सवारी करने का। ये गरीब बच्चे थे, कभी सोच नहीं सकते थे कि हम कभी घोड़े पर घुड़सवारी भी कर सकते हैं। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। और घोड़े पर घुड़सवारी करने का जो अनुभव था वो बड़ा ही आकर्षक था, अद्भुत था। My cousin Murad, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing. और जिसको क्रेजी कहा जाता था, मुराद को, जो हमारे फैमिली के क्रेजी मेंबर्स थे उनमें से एक कहा जाता था। तो मुराद ने गाना चालू कर दिया। मीन्स उसने रोर करना चालू कर दिया, मीन्स जोर जोर से चिल्लाना चालू कर दिया, यानी कि वो जोश में भर गया। Every family has a crazy streak in it somewhere. Crazy streak means हर फैमिली में कोई ना कोई क्रेजी मेंबर जरूर होता है, एंड जिसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं कि वो थोड़ा सनकी टाइप का हो या कुछ डिफरेंट टाइप की हरकतें करता हो। एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आर ट्राइब। और जो मुराद था ये भी वंशज माना जाता था उनका, जो कि हमारे खानदान में कैसे लोग थे? क्रेजी टाइप के लोग थे, क्योंकि वो अलग ही और अजीब ही हरकतें करते थे। बिफोर हिम वॉज वन आर अंकल खुसरो, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the Saint Joaquin Valley. A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It is no harm, pay no attention to it." तो हमारे जो अंकल खुसरोव थे वो कैसे थे? एनॉर्मस मैन थे, मीन्स काफी हुज, लंबे चौड़े, अच्छी लहीम सहीम पर्सनैलिटी के पर्सन थे, जिनका एक पावरफुल बड़ा सा हेड था, जिन पर काले काले बाल थे, लंबी लंबी उनकी मूछें थीं, जो कि सेंट जैकविन वैली में फेमस थे अपनी पर्सनैलिटी के लिए। एक कैसे मैन थे वो? फ्यूरियस, बड़े ही गुस्से वाले थे। इन टेम्पर, इरिटेबल, सो इरिटेबल, इतने ज़्यादा चिड़चिड़े थे वो। सो इम्पेशंस, उनमें पेशेंस नहीं था, धैर्य नहीं था, और वो हर किसी को स्टॉप कर देते थे, बात करते करते रोक देते थे, चिल्लाकर जोर से चिल्लाते थे और कहते थे, "इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट." कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान मत दो। That was all, no matter what anybody happened to be talking about.
और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था उन्हें कि सामने वाला क्या बात कर रहा है, किस बारे में बात कर रहा है. Once it was his own son, Arak, running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed, to tell him their house was on fire. This man, Khosrow, sat up in the chair and roared, "It is no harm. Pay no attention to it." The barber said, "But the boy says your house is on fire." So Khosrow roared, "Enough. It is no harm, I say." एक बार अंकल खुसरोव का बेटा अरक दौड़ता हुआ आया, 8 ब्लॉक्स पार करता हुआ. 8 ब्लॉक्स कहते हैं जो कॉलोनीज बनी होती हैं, उसके बीच में जो रोड्स बनी होती हैं, उनको पार करता हुआ आया, यानी कि 8 रोड पार करता हुआ दौड़ता हुआ आया अरक, अंकल खुसरो का बेटा, बार्बर की शॉप पर. और उसने अपने फादर से कहा, जो कि बार्बर की शॉप पर अपनी मूछों को क्या करवा रहे थे, ट्रिम करवा रहे थे. तो उनसे कहा कि घर में आग लग गई है. तो अंकल खुसरोव ने कहा, अंकल खुसरोव बैठ गए कुर्सी पर और चिल्लाए जोर से, "इट इज नो हार्म. कोई दिक्कत नहीं है. पे नो अटेंशन. कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है. कुछ नहीं हुआ." द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा, लेकिन लड़का ये कह रहा है कि आपके घर में आग लग गई है. तो अंकल खुसरो फिर चिल्लाए और बोले, "बस, इनफ. इट इज नो हार्म, आई से." मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है. My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Zorab, who was practical and nothing else. That's how it was in our tribe. A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. तो मेरा कजिन मुराद, अरम कहता है कि मेरा कजिन जो है मुराद, वो कंसीडर किया जाता है नेचुरल डिसेंडेंट, यानी कि प्राकृतिक वंशज माना जाता है. किनका? अंकल खुसरोव का, क्योंकि उनकी जो खूबियाँ थीं या उनका जो नेचर था, उनकी जो गुण थी, जो विशेषताएं थीं, वो सब पाई जाती थी किसमें? मुराद में, यानी कि वो भी ऐसा मनमोजी था. ऑल्दो मुराद फादर, हालांकि मुराद के जो पिता थे वो जोराब थे, और जो कि एक प्रैक्टिकल पर्सन थे, इसके अलावा कुछ नहीं थे. और इस तरह हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे कबीले में ये जरूरी नहीं है कि एक इंसान का जो बेटा है उसमें वही गुण भी पाया जाए. वो उसके शरीर का तो पिता हो सकता है, लेकिन उसकी आत्मा का पिता हो ये जरूरी नहीं है. यानी कि उसका जो स्वभाव है, जो नेचर है, वो अपने पिता जैसा हो ये जरूरी नहीं है. और हमारे कबीले में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग. और हमारे कबीले में इस तरीके का स्वभाव का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि इस तरीके के लोग कैसे लोग? कैप्रिसियस, मनमोजी टाइप के, घुमक्कड़ टाइप के लोग स्टार्टिंग से, यानी कि बिगिनिंग से ही पाए जाते रहे हैं. कैसे? खुसरोव जैसे, अंकल खुसरोव जैसे, मुराद जैसे, यानी हमारे खानदान में शुरुआत से इस तरह के लोग रहे हैं. वी रोड एंड माय कजिन मुराद सिंह, हमने घुड़सवारी की और मेरे कजिन मुराद ने गाना गाया. फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री where at least according to some of our neighbors we belonged.
हम अभी भी अपने गांव में थे। यहाँ अरम ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो घुड़सवारी करते हुए इतनी दूर तक निकल गए थे कि काफी दूर वो चले गए थे, लेकिन अभी भी वो अपने गांव में ही थे क्योंकि उनको कुछ उनकी जान पहचान के कुछ पड़ोसी थे जो अभी भी उनको पहचान रहे थे। We let the horse run as long as it felt like running. हमने घोड़े को दौड़ाया जब तक कि वो दौड़ सका। At last my cousin Murad said, "Get down." और अंत में मेरे कजिन ने कहा, नीचे उतरो। I want to ride alone. मैं अकेले घुड़सवारी करना चाहता हूँ।